हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। जैसा कि आपको पता है, हमने सोम का ये लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम स्प्रिंग जाके स्टार्ट करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें स्प्रिंग की वो पढ़ेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग क्या है? फ्लेक्सिबल लिंक बिटवीन टू लिंक और टू रिजिड लिंक्स। ठीक है, फ्लेक्सिबल रिंग बिटवीन टू रिजिड लिंक्स। ठीक है, अब यहाँ से इलास्टिक बिहेव करता है। ये स्प्रिंग एज ए इलास्टिक बिहेव करता है। देखा होगा इस टाइप का ना। तो ये इलास्टिक बिहेव करता है, बैक टू ओरिजिनल शेप आ जाता है जब उसको लोडिंग, अगर मैं सिंपल एक यहाँ पे एक लोड लगा दूँ, ठीक है, तो ये एक लोड जब लगेगा तो ये इस टाइप में नीचे की तरफ आएगा। जब इस लोड हटा देंगे ये अपने आप वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये सिंपल सा है। तो ये इलास्टिक बिहेव करेगा। इलास्टिक मटेरियल भी वैसे ही होते हैं ना, लोड लगाने पे वो अपनी डायमेंशन चेंज कर देते हैं और छोड़ने पे वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाते हैं, जस्ट लाइक अ रबर। ठीक है, तो अब आगे स्प्रिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं। स्प्रिंग इज अ मेंबर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेन एनर्जी। स्टोर करता है। जब हम एक स्प्रिंग होगा उसको हम दोनों साइड से खींचेंगे, ठीक है, वो एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होकर अपनी चेंज करेगा शेप और वो स्टोर कर लेगा अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हम छोड़ेंगे वो वही एनर्जी सेम वही उसी एनर्जी से वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। उस ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे स्प्रिंग। अब कह रहा है हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग जो होगा इस तरीके से होता है। ठीक है, हेलिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसमें भी दो टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, पहला टाइप आ जाता है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग और एक अगर टेंशन स्प्रिंग। ठीक है, कंप्रेशन स्प्रिंग आपने बड़ी बार देखा होगा, जो कि सिंपल अगर देखें गाड़ियों में लगा होता है। ठीक है, शॉक अब्जॉर्ब करता है। कंप्रेशन होता है इस टाइप का होगा ना, शॉकर देखा भी होगा आपने। तो वो क्या करता है, जब हम नीचे से जो आपका नीचे एकदम चलते चलते गाड़ी पे कोई गड्ढा आ गया या कुछ भी आ गया, वो अब्जॉर्ब कर देगा शॉक्स को। ठीक है, कंप्रेशन लगेगा उसमें, कंप्रेस होगा एकदम यहाँ से। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। टेक कंप्रेशन का फोर्सेस, कंप्रेसिव फोर्सेस लेता है और ये टेंशन फोर्सेस लेता है। अब गैप बिटवीन सक्सेशन कॉइल, ऑब्वियसली ये कंप्रेस तभी होगा जब इसके बीच में, इस कॉइल्स के बीच में, इनके कॉइल्स के बीच में गैप होगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है। अगर ये पहले ही जुड़ा होगा तो कंप्रेशन थोड़ी ना लेगा वो। ठीक है, तो ये इसमें गैप होता है और आपने बड़ी बार देखा भी होगा कि इनमें गैप होता है। ठीक है, ये इनके बीच में गैप होगा सक्सेसिव, जो एक के बाद एक जो आएंगी इसमें कॉइल, जो इसको कॉइल बोलेंगे। एक कॉइल, ये एक कॉइल होगी, वैसे ही दो कॉइल होगी, तो सक्सेसिव कॉइल में जो बीच में गैप होगा उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास सिंपल जो टेंशन होगा। ये जुड़े हुए होते हैं, इसमें गैप नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर देखेंगे सिंपल, अगर आप बताओ बचपन में आपने साइकिल चलाया होगा, साइकिल का स्टैंड होता है, उसमें स्प्रिंग लगा होता है। अगर वो अपने स्टैंड को अपने यूज़ में नहीं है, मतलब वो ऊपर है, तो वो जो स्प्रिंग होता है वो बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम जब स्टैंड को खोल के इसको लगा देते हैं साइकिल को स्टैंड पे, तो वो स्प्रिंग जो होता है वो उसमें इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, खुल जाता है। तो उसी वो टेंशन आ गई, खुल गया ना वो दोनों साइड से, तो वो टेंशन आ गई उसमें। तो वही है, कहता है इसमें गैप नहीं होता। तो वेट मशीन में, वेइंग मशीन में भी होता है ये। ठीक है, जब वेइंग मशीन इस तरीके की होगी, ठीक है, पहले तो जुड़ा होगा, जब इसमें वेट लगाएंगे ये खुल जाएगा स्प्रिंग। स्टैंड ऑफ बाइक्स के स्टैंड में जो भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये आपके पास स्प्रिंग एक सिंपल बनाया मैंने। ठीक, इसके बीच में जो यहाँ से ये और ये डिस्टेंस, यहाँ से लेके इसके बीच का डिस्टेंस वो आएगा D1 और ये जो डिस्टेंस आएगा इसके यहाँ से लेके इस अंदर तक के अंदर इसमें D2 बोलेंगे इसको, डिस्टेंस 2। और बीच में एक लोड लगेगा सेंटर में जिसका P लोड लगेगा। ठीक है, और इसका डिस्टेंस इससे इतना, इधर कितना हो जाएगा, ये टोटल D है तो ये D/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है D1 इज़ द आउटर डाई ऑफ द स्प्रिंग और D2 इज़ द इनर डाई ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, D इज़ द मीन डाया, यानी कि मीन कॉइल डाया भी बोलेंगे इसको। तो इसको कैसे करें, D1 माइनस D2/2। ठीक है, ये एवरेज ही है किस्म का। तो N इज़ नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स। नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स क्या है, सिंपल, इसको ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। एक्टिव टर्न क्या है, विच टेक प्लेस, ठीक है, विच टेक पार्ट इन स्प्रिंग एक्शन। स्प्रिंग एक्शन में वो जो टर्न जो है वो पार्ट लेते हैं, जो उसमें मतलब एक्टिव होते हैं, उसको हम एक्टिव टर्न्स कहते हैं। ठीक है, जो स्प्रिंग एक्शन में काम लें। ठीक है, आपने क्या करना है नेक्स्ट, NT नंबर ऑफ एक्टिव प्लस इनएक्टिव टर्न्स, टोटल NT, टोटल NT, टोटल N।
तो वो कितने होंगे, एक्टिव और इनएक्टिव टर्न्स को प्लस करेंगे, टोटल एनटी आ जाएगा। अब आएगा टॉर्क। टॉर्क एक किस्म का मोमेंट है, तो पी लोड आ रहा है, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा मोमेंट, जो कि एक टॉर्क है, इसमें टॉर्क लगेगा एक किस्म का, है ना। तो हम एक किस्म के यहाँ पे इसको टॉर्क देख लेंगे। टी की वैल्यू आ गई पी इंटू डी बाई टू। अब आ गया टॉर्जनल शियर स्ट्रेस इन अ वायर क्रॉस सेक्शन। अब टॉर्जनल शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स मैंने यहाँ पे टॉर्जन में भी आपको कराया, उसकी वैल्यू सिंपल 16t अपॉन में पाई डी क्यूब, ये फॉर्मूला है। ये मैंने आपको मैक्सिमम किसका, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने आपको उसमें आपके टॉर्जन में पार्ट में पढ़ाया है, उस वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें टी की वैल्यू ये पुट कर दी पी डी बाई टू, तो ये मेरे पास टाउ मैक्स आ गया 8p/d अपॉन पाई डी क्यूब, ठीक है। अब ये एक चीज़ है यहाँ पे लिखी है मैंने, ये क्या है, अगर हम ये डी बाई टू है, ये हाफ का वही हाफ का है, ये यहाँ पे पी लगा था, ये डी बाई टू है और ये थीटा है, तो ये जो आता है ये आ गया डिफ्लेक्शन डी वाई। ये किसके इक्वल होते हैं, डी वाई इक्वल टू थीटा इंटू डी बाई टू। ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में है, ये वहाँ पे है, ठीक है। आप इसको ये क्रैम कर लो, या अगर आपने करना वहाँ पर जाकर चेक कर लो, वहाँ पे बताया यहाँ पे इसका ये जो है डिफ्लेक्शन, ये कितना डिफ्लेक्ट होगा नीचे, वो डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये थीटा इंटू डी बाई टू, ठीक है। ये आपका आ जाएगा डी वाई डिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट इन अ कॉइल वो कैसे आ जाएगी, थीटा इक्वल टू में टी एल अपॉन में जी जे। अच्छा सिंपल सी बात है, ये कहाँ से आया, ये एक फार्मूला का मैंने ट्रिक भी बताया, तू जा टाउ रे, एक फार्मूला तू जा ताऊ रे, ठीक है। वो वहाँ पे जाके टॉर्जन में भी देखना, वहाँ पे टॉर्जन फार्मूला है, वो मैंने कराया, उसमें से ये थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो आपने सिंपल डी वाई की यहाँ पे डी वाई इक्वल टू टी एल अपॉन जी जे इक्वल टू, ये थीटा की वैल्यू डाल दी ना मैंने, ये थीटा यहाँ से, तो ये थीटा की वैल्यू मैंने थीटा की वैल्यू निकाल दी, ये डी बाई टू यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, तो ये बन जाएगा डी वाई इक्वल टू दिस। अब आगे ट्विस्ट आ जाएगा, तो पी इंटू ये अभी हटा दो यहाँ से, ये रहने दो यहाँ से, एल डैश इज इक्वल लेंथ ऑफ वन कॉइल, एक कॉइल की पूरी लेंथ, ठीक है ना, वो एल डैश हो जाएगी, वो किसके इक्वल होगी, पाई इंटू डी। ये सिंपल क्या है, दिस इज अ सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ही होता है ना, तो ये लेंथ ऑफ अ सर्कल इज अ सर्कमफ्रेंस, तो ये पाई इंटू डी। अब कह रहा है डिफ्लेक्शन इन होल स्प्रिंग, पूरी स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन होगी उसको हम लेंगे इस तरीके से डेल से, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, डेल इक्वल टू एन इंटू डी वाई। तो n क्या है, n मैंने अब ऊपर बता दिया आपको, n इज द नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स। तो इसका n इंटू डी वाई, ये जब इसकी वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे इसकी यहाँ पे, तो ये पूरा कट के ये पूरा n इंटू 8p/d क्यूब अपॉन GD4, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये डिफ्लेक्शन। अब ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ गई, डिफ्लेक्शन इन द बीम, ओ सॉरी स्प्रिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, स्प्रिंग की डिफ्लेक्शन आ गई। अब कह रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग स्टिफनेस, इसको हम बोलेंगे या तो स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग स्टिफनेस, वो किसके इक्वल होगा उसको हम दिखाते हैं के से, कैपिटल के से, वो होगा पी लोड अपॉन में दिस, क्या है ये, लोड अपॉन जो हमने अभी निकाला है, ये आपका लोड अपॉन आपके डिफ्लेक्शन, तो लोड अपॉन डिफ्लेक्शन इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग स्टिफनेस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैंने यहाँ पे पी की वैल्यू डाली, यहाँ भी पी वैल्यू डाली और डिफ्लेक्शन की वैल्यू डाली, इसको करके मेरा आपके पास GD4 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग स्टिफनेस। अब ये और ये वैल्यू आप क्रैम करनी है आपने, ये सीधे कोई अगर आपको भूल गई तो ये मेरा प्रोसेस पूरा मैंने ऊपर बताया कैसे निकालना है, तो वहाँ पे निकाल सकते हो, बट इतना टाइम नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा बेटर है कि इसको आप क्रैम कर दो, ये पता होना चाहिए। GD4 इतना याद रखो, GD4 नीचे है इसमें स्प्रिंग डिफ्लेक्शन में, और कांस्टेंट में ये GD4 ऊपर आ जाएगा, और ये सारा नीचे चल जाएगा, ठीक है, याद रखना। पी तो हट ही जाएगा ना, पी कैंसिल हो जाएगा, ये पी और यहाँ से पी चला गया, बस पी कैंसिल करना और उसको उल्टा कर देना, ये आ जाएगा आपका डिफ्लेक्शन। याद करोगे, ये डिफ्लेक्शन याद करोगे तो आपके पास इसका उल्टा कर देना, बस पी हटा देना,
वो आ जाएगा स्टिफनेस, स्प्रिंग स्टिफनेस या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। अब कहता है इफ़ द मटेरियल वायर डाया मीन कॉइल डाया इज सेम, अगर सब कुछ ये सेम है देयरफॉर स्टिफनेस डू नॉट डिपेंड अपॉन, ठीक है, ये कह रहा है ये सेम है तो के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है, 1/n के इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, नेक्स्ट में करूँगा ये देयरफॉर स्टिफनेस डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ओनली, ये सारा जो है स्टिफनेस मटेरियल के ऊपर नहीं होता है, कहते हैं ना कितना स्टिफ है कितना नहीं है, ठीक है, वो मटेरियल के ऊपर नहीं होता है, वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, ये नहीं कि अगर लोहा है या कोई भी मेटल का अलग अलग है तो उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा स्टिफनेस, नहीं, ये सारा वायर डाया पे करता है, मटेरियल पे भी करता है, कॉइल डाया पे भी करता है, ठीक है। तो वो है जितना ज़्यादा, एन क्या है, एन इज एक्टिव टर्न, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ कॉइल मोर द लेंथ, नंबर ऑफ कॉइल मोर, जब जितने कॉइल, ये जो कॉइल है जितने ज़्यादा होते जाएंगे द लेंथ इज़ मोर द स्टिफनेस इज, लेंथ बढ़ती जाएगी ना, कॉइल क्या होगी ये एक कॉइल, ठीक है, वैसे अगर नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ती जाएंगी तो लेंथ बढ़ती जाएंगी, लेंथ बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, स्टिफनेस कम होती जाएगी, ठीक है, याद रखना, लेंथ बढ़ती जाएगी स्टिफनेस कम होती जाएगी, ये एन बढ़ता जाएगा ना तो ये कम होता जाएगा, याद रखना है, ये सिंपल सी चीज़ है, ये इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्री लेंथ, सॉलिड लेंथ और कंप्रेस्ड लेंथ, कहता है फ्री लेंथ इस तरीके का होगा, अगर मैं सिंपल बनाऊँ एक स्प्रिंग तो ये आ गई फ्री लेंथ, ये कहीं भी मूव कर सकती है। अब सॉलिड लेंथ, सॉलिड लेंथ आ गई मेटल टू मेटल कनेक्शन होगा सॉलिड लेंथ में, ये इस तरीके का बनेगा, ये पहले से ही एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे और मेटल टू मेटल कनेक्शन, इसमें मेटल टू मेटल कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इसमें मूवमेंट होगी तभी फ्री है, ये सॉलिड है। अब कंप्रेस्ड लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड एक्ट सच दैट देयर इज गैप टू अवॉइड मेटल टू मेटल कनेक्ट, नो मेटल टू मेटल कनेक्ट, ठीक है, इसमें मेटल टू मेटल कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसमें कहता है आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड एक्ट इस तरीके से आगे सच दैट देयर इज अ गैप टू अवॉइड द मेटल टू मेटल, इसमें एक छोटा सा गैप रहेगा, ठीक है, तो मैक्सिमम लोड लगेगा, तब उसके बाद भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा लोड लगा और पूरा जो स्प्रिंग है वो एक दूसरे से टच हो गया, नहीं, उस पूरा लोड लगने पे भी ये देयर इज अ गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव कॉइल्स, ठीक है, वो कह रहा है देयरफॉर नो मेटल टू मेटल कनेक्शन, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम इन दिस केस, कहता है सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा इस केस में, ठीक है। अब आ गया, ठीक है, कंप्रेस्ड लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, सॉलिड लेंथ, ठीक है, प्लस गैप, ठीक है, गैप बिटवीन द टू कॉइल इनटू एन, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें सॉलिड लेंथ, जो सॉलिड पूरी लेंथ होगी और प्लस गैप जो उसके बीच में गैप होगा उसको कहेंगे, ठीक है। अब कहता है रिलेशन, रिलेशन क्या है, ये फ्री लेंथ और ये कंप्रेस्ड लेंथ, ठीक है, फ्री लेंथ और कंप्रेस्ड लेंथ में क्या आ जाएगा, अगर मैं इस पर लोड लगाता हूँ, ये एक फ्री लेंथ है, अब इसमें मैं लोड लगाया तो ये कंप्रेस्ड लेंथ आ जाएगी, अब ये कंप्रेस्ड लेंथ आ जाएगी, ये इसका केस है, ठीक है, तो जब ये कंप्रेस्ड लेंथ फिर भी इसके बीच में कोई गैप रहेगा तो फ्री लेंथ इक्वल टू कंप्रेस्ड लेंथ, ठीक है, ये कंप्रेस्ड लेंथ प्लस में ये मैक्सिमम इतना, ये मैक्सिमम इतना हो सकता है, ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इतनी होगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती, अगर इससे ऊपर होगी तो मान लो ये जुड़ जाएगा, तो वो जुड़ नहीं सकता इस केस में, ठीक है ना, ये वाला केस है, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को फ्री लेंथ इक्वल टू ये कंप्रेस लेंथ प्लस ये वाला, तो ये पहुँच गए यहाँ पे, क्या बन गया एफ एल बन जाएगा, एफ एल इक्वल टू फिर फ्री लेंथ जिसको बोलेंगे। अब कंप्रेस लेंथ क्या है, कंप्रेस लेंथ ये है सॉलिड लेंथ प्लस गैप, तो सॉलिड लेंथ प्लस टोटल गैप प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो ये याद रखना है, इसको बस याद रखना है, थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पूरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग इन सीरीज एंड टू एंड कनेक्शन। अब सीरीज में होगा तो क्या होगा, अब ये सीरीज में है ना स्प्रिंग, तो ये एक स्प्रिंग लगाया फिर एक ये स्प्रिंग लगाया, इसका K1 हो गया कोफिशिएंट, ठीक है, स्प्रिंग कोफिशिएंट, ठीक है, या जिसको हम बोलेंगे स्टिफनेस, सॉरी K1 इज़ नॉट इक्वल टू K2, इसका अलग होगा इसका अलग होगा, ठीक है, ये अलग होगा। अब ये आ जाएगा टोटल
टोटल क्या डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन आएगी, जो डिफ्लेक्शन इसमें आएगी प्लस जो डिफ्लेक्शन इसमें आएगी। ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक पहली चीज़ ये याद रखनी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये क्या है, टोटल डिफ्लेक्शन। टोटल डिफ्लेक्शन इसके इसमें आएगा, सीरीज़ में जब होगा तो डिफ्लेक्शन इसकी और इसकी प्लस करके टोटल डिफ्लेक्शन आएगी। और जब 1/k ये जो होगा आपका ये स्प्रिंग स्टिफनेस, तो स्प्रिंग स्टिफनेस जो होगी वो किसके इक्वल है, 1/k इफेक्टिव इक्वल टू 1 जितने भी k होंगे k1 प्लस 1/k2। ऐसे ही अगर 3 स्प्रिंग हो गए तो k3 1 में। तो ये याद रखना है, और इसका ही उल्टा आ जाएगा। और यहाँ पे लोड क्या होगा, P जो होगा वो इक्वल टू P1 इक्वल टू P2, सारे जो लोड होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि हमने लोड यहाँ पे लगाना है, तो जितना सब लोड सेम आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से करना है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। P विल बी सेम इन ईच स्प्रिंग, सब में जो लोड होगा वो सेम होगा। और ये जो डिफ्लेक्शन है इज़ डिफरेंट बिकॉज ऑब्वियसली बात है, इसका स्प्रिंग कोफिशिएंट अलग है या स्प्रिंग स्टिफनेस अलग है, तो इसकी स्प्रिंग स्टिफनेस अलग है, तो ऑब्वियसली अलग अलग ही डिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है ना। तो वो कहता है इसीलिए जो डिफ्लेक्शन होगी वो अलग अलग होगी। अब नेक्स्ट आ गया स्प्रिंग इन पैरेलल। पैरेलल में जब स्प्रिंग होगा तो इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाई है, ये फिक्स है एक साइड से, ये ऊपर से प्लेट लगी है, उसके ऊपर लोड लगा हुआ है, तो दोनों के ऊपर लोड आ रहा है, ठीक है, इक्वल लोड आ रहा है। तो ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये P1 प्लस P2, तो टोटल लोड किसके इक्वल हो जाएगा, P1 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये P बन जाएगा, यानी कि P1 प्लस P2 को इन दोनों को प्लस करके ये इक्वल आएगा P के। वैसे अगर तीसरा भी होता है यहाँ पे तो P3 आ जाता है ये, तो इस केस में ये आएगा। देखो यहाँ पे लोड लगा नीचे, सब में इक्वल आया, बट इसमें इक्वल नहीं है, इसमें अलग अलग लोड है हर जगह में, ठीक है, हर जगह अलग अलग लोड आ रहा है। और वैसे ही उन सबको प्लस करेंगे तो टोटल लोड आ जाएगा, सबका प्लस करके है। लोड डिवाइड अमंग द स्प्रिंग, लोड डिवाइड हो जाएगा इसमें। इफ़ अरेंजमेंट इज सिमेट्रिकल, ठीक है, लोड देखना सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए, तभी लोड अलग अलग सारे ऐसे ये कंडीशन तभी बनेगी, ठीक है। और के इफेक्टिव के किसके इक्वल हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, इसके अलग अलग K1 होगा, इसके K2 ऐसे ही K3 और होगा अगर और स्प्रिंग होगा, ठीक है, और K4, ये ऐसे चलता जाएगा Kn तक, ये केस आ जाएगा इसमें। अब मोर स्टिफ देन, ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा स्टिफनेस होती है एज़ कम्पेयर टू दिस सीरीज़ में, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन 1 लाइनर है। अब ये जो बार आएगी ये हमेशा सीधी होनी चाहिए। अब मान लो अगर ये ऐसे टेढ़ी हो जाएगी तो ये कुछ अलग सिमेट्रिकल नहीं होगा ना, तो ये वही है, सिमेट्रिकल नहीं होगा तो ये कंडीशंस बनेंगी नहीं, तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन इक्वल टू, अब इसमें डिफ्लेक्शन, इसमें क्या था, डिफ्लेक्शन प्लस हो रही थी सबकी, अब इसमें डिफ्लेक्शन सेम है सब में, ठीक है, क्योंकि जितना लोड, अब जब ये लोड यहाँ लगा तो ये जितना डिफ्लेक्ट होगा उतना ही ये भी डिफ्लेक्ट होगा ना, इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो वैसे ही सेम होगा, डिफ्लेक्शन सेम हो जाएंगे इसमें, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। देखो 1, 2 और 3 केस, वैसे 1, 2 और 3 इसमें आ जाएगा, सिंपल। ये क्या, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ और पार्ट हट गया, इसको हटा दो। अब फ्लैट स्प्रिंग, फ्लैट स्प्रिंग क्या है, इन वॉच, जो वॉचेस में लगे होते हैं, कभी आप वॉच खोल के देखना, इस तरीके का स्प्रिंग होता है, ऐसे पतला सा, मतलब हॉरिजॉन्टली होगा ये, कोई ऊंचा नहीं होगा ये, इसको ऐसे 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 घूम के ऐसे 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 फ्लैट स्प्रिंग होगा, ये वॉच में होता है और रिक्लाइनर्स में लगा होता है ये, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, बस इसको याद। फ्लैट स्प्रिंग जो होगा वो वॉच में और रिक्लाइनर्स में होगा। लीफ स्प्रिंग, ये लीफ इस तरीके का लीफ बने थे, आपने बड़ी हैवी व्हीकल्स में देखे होंगे, ट्रक्स, ठीक है, पीछे से गाड़ी चला, जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो पीछे से जब आगे ट्रक जा रहा होगा, जब गाड़ी रात को, मैक्सिमम रात को ये ध्यान में आती है चीज़, जब आपकी हेडलाइट पड़ रही होगी ना छोटी गाड़ी की, आगे ट्रक जा रहा हो, तो उसके जो टायर होते हैं, टायर के उनके जो शॉकर होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं, पुरानी गाड़ियों के शॉकर इस तरीके से होते हैं, ठीक है, ये सबसे बेस्ट शॉकर होते हैं, ठीक है। ये किस में होता है, इन रोड व्हीकल, ठीक है, रेलवेज में भी लगे होते हैं ये, तो ये लीफ स्प्रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। हेलिकल स्प्रिंग, साइकिल सीट, बाइक्स, ठीक है, इसमें होते हैं। अब हेलिकल स्प्रिंग में भी 2 टाइप के होते हैं, क्लोज्ड कॉइल और ओपन कॉइल। क्लोज्ड कॉइल तब होगा जब हेलिकल एंगल जो होगा लेस देन 10 डिग्री होगा, बस ये क्रैम करना है, ठीक है। और ओपन कॉइल का तब होगा जब हेलिकल एंगल इज ग्रेटर देन 10 डिग्री होगा, ठीक है, वो हेलिकल। अब एक और पार्ट है छोटा सा, ये थ्योरीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल, थ्योरी फॉर डिफरेंट मटेरियल, हर मटेरियल के लिए जो डिफरेंट थ्योरीज हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं। अब आ गया मोहर्स थ्योरी, मोहर्स थ्योरी फॉर ब्रिटल मटेरियल। मोहर्स थ्योरी किसके लिए होती है, ब्रिटल मटेरियल के लिए होती है, जब 2D स्ट्रेसेस होती हैं,
ठीक है, ये भी याद रखना। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं, फॉर मशीन कंपोनेंट्स मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल। ये जो ब्रिटल मटेरियल पार्ट है ना, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ब्रिटल मटेरियल के लिए ये होता है। और कौन सा आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ये डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा, ठीक है। और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये स्ट्रेस थ्योरी है, ये स्ट्रेन थ्योरी, तो जिसको हम सैंड वैनेंट थ्योरी भी कहते हैं, ये फॉर डक्टाइल मटेरियल गिव ओवर सेफ डिज़ाइन, ठीक है, ओवर सेफ डिज़ाइन देगा ये, दैट इज सेफ एंड अनइकोनॉमिकल। कहता है सेफ तो देगा बट अनइकोनॉमिकल, तभी ओवर सेफ, सेफ नहीं बोला, ओवर सेफ, क्योंकि अनइकोनॉमिकल भी तो देगा। कोई मटेरियल, कोई भी मान लेते हैं, आरसीसी का केस ले लेते हैं, ठीक है, सेफ तो है मैं चीज़, बट वो उसकी थिकनेस बड़ी ज़्यादा हो गई है, उसकी कोई भी चीज़ की, मान लो कॉलम की, उसकी थिकनेस ज़्यादा हो गया तो अनइकोनॉमिकल हो गया। थोड़े पतला होता तो शायद सेम वो ही देता, सेफ वो भी रहता, बट थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता, तो ये ओवर सेफ देगा मटेरियल, ठीक है, ओवर सेफ, ठीक। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, वॉन मिसल्स एंड हेनकीज थ्योरी भी बोलते हैं इसको, फॉर डक्टाइल मटेरियल गिव सेफ एंड इकोनॉमिकल सेक्शन। सेफ इधर भी है, सेफ इधर भी है, बट इधर अनइकोनॉमिकल है, इधर इकोनॉमिकल है, तो मोर प्रेफर यही की जाएगी, ठीक है, ठीक। तो ये आपका याद रखना है। अब नेक्स्ट आ गया, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये फिर से रिपीट करा देता हूँ। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होगा उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरीके से होगी, इलास्टिक मटेरियल होगा उसकी इस तरीके से होगी, इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, तो उसके लिए ये होगी, और रिजिड प्लास्टिक के लिए ये होगी। तो ये याद रखना है। इसके साथ हमारा जो सोम का है वो पार्ट खत्म हो जाता है। इसमें हमारा बचा है ट्रसिस का, जिसमें हमने एनालिसिस ऑफ ट्रसिस करना और डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमने करना है, क्या हम कर लेंगे, ये जब भी और टाइम बचेगा उसमें ऐड करके मैं आपको इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अब आपका यही काम है, प्रैक्टिस करो। इसके क्वेश्चंस में अपने टेलीग्राम चैनल में फिर बोल रहा हूँ डाल दूंगा, और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करो और चैनल के बारे में बताओ, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड हो जाएं, और हम वहाँ पे एक स्मूथली जल्दी से जल्दी हम अपना वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट कर पाएँ प्रैक्टिस का, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।